नमस्कार, स्वागत है आपका 8 बजे की खबरों में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले दिन भर की सुर्खियों पर एक निगाह डालते हैं। भारत म्यांमार बढ़ाएंगे आर्थिक सहयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला, बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस ने उतारे अपने अपने उम्मीदवार। बीजेपी सरकार के विश्वास मत पर फैसला कल। उत्तर प्रदेश से मनोहर पर्रिकर और राम गोपाल यादव समेत 10 का राज्यसभा के लिए चुना जाना तय। 13 नवंबर को होगा नतीजों का ऐलान। छत्तीसगढ़ में परिवार नियोजन ऑपरेशन से 11 महिलाओं की मौत, अनेक गंभीर, 4 अधिकारी निलंबित। केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी मामले में केंद्र ने मांगा जवाब। कुलपति ने कहा, जगह की कमी की वजह से छात्राओं के प्रवेश पर रोक। और अब पहली खबर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी में छात्राओं की पाबंदी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इस मामले में कुलपति के बयान की आलोचना की है। कुलपति ने आज सफाई में कहा है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मौलाना आजाद सेंट्रल लाइब्रेरी में छात्राओं के प्रवेश की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। महिला कॉलेज की छात्राओं ने सेंट्रल लाइब्रेरी में जाने की इजाजत मांगी है। मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के लिए हमने बोला था कि हर साल से मतलब ये डिमांड ज़रूर रखी जाती है कि वो एमयू का पार्ट है और हम भी एमयू का पार्ट हैं, तो हमें वहाँ जाने की परमिशन मिल जानी चाहिए। हालांकि विश्वविद्यालय के कुलपति रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने अपने बयान पर विवाद खड़ा होने पर सफाई दी। कुलपति ने कहा कि उनका इरादा लड़कियों के साथ भेदभाव करने का नहीं है। ये मौलाना आजाद लाइब्रेरी में जगह बिल्कुल एक सीट की जगह नहीं है। अगर आप लोग जाएंगी तो और भीड़ होगी। ठीक है, वो जो लाइब्रेरी है और लोड नहीं ले सकती। छात्राओं को सेंट्रल लाइब्रेरी से दूर रखने के वीसी के फैसले पर राजनीतिक दल समेत सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वो इस तरह का बयान कि उनको लाइब्रेरी में एंट्री नहीं होनी चाहिए या उनके किसी तरह से उनके साथ भेदभाव, निश्चित तौर से ये बहुत बैड टेस्ट में है। किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को नहीं देने चाहिए। ये लड़कियों की बेइज्जती है। This should not come from the VC of the university. So it's really very unfortunate. मौलाना आजाद सेंट्रल लाइब्रेरी में महिला कॉलेज की छात्राओं के प्रतिबंध पर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन लाइब्रेरी में लड़कियों के प्रवेश की मांग को ये कहकर खारिज करता रहा है कि महिला कॉलेज के लिए अलग से लाइब्रेरी की व्यवस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे हमारी सहयोगी आरफा खानम शेरवानी के साथ। आरफा दरअसल ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरफा। और आप वहां से पढ़ भी चुकी हैं, इसलिए आपका एक जिंदा दिल अनुभव भी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर। ये बताइए कि क्या ये वाकई जो कुलपति ने कहा है कि जगह की कमी की वजह से छात्राओं के प्रवेश पर रोक लगाई जा रही है, ये केवल जगह की कमी का मामला है? अगर जगह की कमी का मामला है तो इसको शिफ्ट वाइज, पाली वाइज करके भी इस कमी को दूर किया जा सकता था। अमृता, ये तो देखिए जेन्युइन बात है कि वाकई वो यूनिवर्सिटी क्योंकि बहुत सॉट आफ्टर है, खासकर ये लाइब्रेरी जो है, तो ये बात तो सही है कि जगह की कमी है। लेकिन जगह की कमी किसके लिए है? क्या सिर्फ लड़कों को वहाँ पढ़ने का अधिकार है? पहली बात। दूसरी ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि लड़कियों के आ जाने से वो ओवर क्राउडेड हो जाएगा, जो कि दरअसल सही बात है कि हो जाएगा, तो आप ये कर सकते हैं कि कुछ सीटें ज़्यादा रिजर्व कर सकते हैं लड़कियों की। मुझे लगता है ये बहाना है। जेन्युइन रीज़न ये है कि लड़कियों को, विमेन स्टूडेंट्स को लेकर जो पॉलिसी है, जो नीति है यूनिवर्सिटी, उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। आप एक बहुत अहम बात को समझिए कि कहाँ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है और कहाँ विमेंस कॉलेज है। दरअसल लगभग 3 किलोमीटर का ये दायरा है जो लड़कियों को तय करना होगा। अलीगढ़ एक बहुत छोटा शहर है, कस्बा है, जहाँ क्राइम का रेट बहुत हाई है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। इस चैलेंज से बचने के लिए वो ये कहते हैं कि लड़कियों को यहाँ ना पढ़ने दिया जाए। और एक बहुत अहम बात यह है कि जिस कॉलेज में ये लड़कियाँ पढ़ती हैं, करीब 4000 की तादाद है, कैपेसिटी है वहाँ, और यहाँ पर 1300 की। जी हाँ, तो पहली बात तो ये है कि तादाद भी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात ये है कि इन लड़कियों को सिर्फ हफ्ते में एक दफा निकलने की इजाजत है। तो सबसे पहले जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उनको लिबरलाइज करना होगा। तो क्या ये जो विमेंस कॉलेज है ये यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर है, जिसकी वजह से आने जाने में उनकी परेशानी? बिल्कुल बाहर तो नहीं है, लेकिन शहर से मिला हुआ इलाका है और इसको बिल्कुल यूनिवर्सिटी का इंटीग्रल पार्ट नहीं कह सकते। करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज ज्यादा होने जा रहा है यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन साफ तौर पर जो डिमांड है लड़कियों की वो बिल्कुल जायज़ है। यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी जिसका हक
पोस्ट ग्रेजुएट लड़कियों को है उसका हक अंडर ग्रेजुएट लड़कियों को भी होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लड़कियों, सारी लड़कियों के लिए बैंड नहीं है यूनिवर्सिटी। ये बात मैं पूछना चाह रही थी कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट लड़कियों के लिए यहाँ पर बैन नहीं है तो फिर अंडर ग्रेजुएट लड़कियों के लिए बैन सिर्फ ये जो सुरक्षा कारण है इस वजह से लगाया? बिल्कुल अमृता, देखिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी का जो बैकग्राउंड है वो अपने कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यूज़ के नाम पर अक्सर ये होता है कि हम कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी लड़कियों के साथ कर बैठते हैं। और एक बात तो ठीक है कि अलीगढ़ को दूसरी यूनिवर्सिटी से अलग करके देखने की ज़रूरत है, ऐसा कम से कम अलीगढ़ का जो चार्टर है वो कहता है, लेकिन उस सब के बावजूद समय के साथ उन्हें बदलना होगा। और मेरी मांग कम से कम एक पुरानी स्टूडेंट होने के नाते ये है कि वहाँ पर मौलाना आज़ाद से भी ज़्यादा सुपीरियर एक लाइब्रेरी विमेंस कॉलेज में होनी चाहिए। जी, हालांकि विमेंस कॉलेज में एक ऑलरेडी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, आप जैसा बताती रही हैं, लेकिन अब वक्त तब से लेके अब तक 60-62 सालों में काफ़ी बदल चुका है जब से ये लाइब्रेरी है सब होता, और इसके बाद समाज भी बदल चुका है, तो लड़कियों की डिमांड ज़्यादा आ रही है। पहले के मुकाबले शायद आप लोग के वक्त में उतनी डिमांड नहीं होगी जितनी आजकल डिमांड है। तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या ये वीसी की तरफ से मांग नहीं की जानी चाहिए कि लाइब्रेरी को बड़ा कर दिया जाए बनिस्बत इसके कि लड़कियों को रोक लगाई जाए? कोई और विकल्प तलाश सकते थे? बिल्कुल ठीक कह रही है अमृता। और शायद इस मौके का इस्तेमाल न सिर्फ कि हम वाइस चांसलर के बयान को बार बार कंडेम करें, बात सही है, उसको क्रिटिसाइज होना चाहिए, आलोचना होनी चाहिए जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, और खासकर ये जिम्मेदारी समझते हुए कि वो वाइस चांसलर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, और उसके साथ एक तरह की तहजीब भी आती है, वो सबको दरकिनार करके हमें शायद इस मौके का इस्तेमाल इसके लिए भी करना चाहिए कि वहाँ जो रवैया है यूनिवर्सिटी का विमेन स्टूडेंट्स की तरफ, उसमें एक पूरे पॉलिसी शिफ्ट की ज़रूरत है, एक पॉलिसी चेंज की ज़रूरत है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होगी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दरअसल दूसरी यूनिवर्सिटी से थोड़ा अलग है। वहाँ जो लड़कियाँ आती हैं उनकी बड़ी तादाद उन घरानों से आती है जो बहुत कंजर्वेटिव हैं, और शायद अगर लिबरलाइज करने की कोशिश भी करे यूनिवर्सिटी तो एक बड़ा धड़ा ऐसा है समुदाय का भी जो शायद अपनी लड़कियों को भेजने में फिर झिझक करे। तो ये दो तरह के संघर्ष होंगे। क्या हम एक सोसाइटी में मुस्लिम समुदाय में एक तरह का लिबरलाइजेशन लाने की कोशिश करें? लेकिन इतने वर्षों से चल रही यूनिवर्सिटी में क्या अभी तक वो मॉडर्न विचार नहीं आ पाए? क्योंकि अलीगढ़ को एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता रहा है आज़ादी के वक्त से लेके अब तक, शिक्षा का एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। ये डिफरेंशिएट करने की हमें ज़रूरत है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई मदरसा नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मॉडर्न एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है। सर सैयद अहमद खान जिन्होंने ये यूनिवर्सिटी बनाई, हमें याद रखना चाहिए कि वो उस दौर के सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर्स में से एक थे, और ख़ासकर इस समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में सर सैयद अहमद खान जैसा दूसरा आदमी पैदा नहीं हुआ है। तो जो पूरा पर्पस है, अगर हम उसे गेटवाइज करने की कोशिश करेंगे, कंजर्वेटिव एक माहौल लाने की कोशिश करेंगे, तो शायद जिस पर्पस से पूरी यूनिवर्सिटी बनाई गई थी वही ध्वस्त हो जाएगा। एक मानव संसाधन मंत्री की तरफ से भी बयान आया कि दरअसल ये ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है। क्या आप वाकई मानती हैं कि ये ह्यूमन राइट्स का भी मुद्दा है यहाँ पर, या जेंडर इक्वालिटी का मुद्दा ज़्यादा है? दरअसल जो वुमेन्स इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं या जेंडर इक्वालिटी की, तो उसमें ह्यूमन राइट शामिल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि देश में इससे कहीं ज़्यादा घोर मामले आ रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के, मानवाधिकार हनन के। मुझे लगता है ये मामला अगर वाकई मंत्रालय को ये लगता है तो थोड़े और रिसोर्सेज यूनिवर्सिटी को दिए जाने चाहिए उनकी तरफ से, और एक अच्छी बेहतरीन लाइब्रेरी मौलाना आज़ाद से भी बड़े स्ट्रेचर की लड़कियों को दी जानी चाहिए, तब हम ये मानेंगे कि वाकई उनके हक पूरे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आरफा हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कम से कम इस बहस के ज़रिए ही एमयू की लड़कियों को एक बेहतर लाइब्रेरी ज़रूर मुहैया हो पाएगी। बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की पहली खबर। तो एक तरफ आज खबरों में ये मुद्दा छाया रहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लड़कियों को लाइब्रेरी जाने पर पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ का बयान भी काफ़ी सुर्खियों में रहा। मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने हलफनामे में बेटियों को बोझ बताया है। नामांकन दाखिल करते वक्त उन्होंने अपनी बेटियों का नाम लायबिलिटी वाले कॉलम में भरा है। उनके इस बयान की सभी राजनीतिक दलों ने कड़ी आलोचना की है। हालांकि यूसुफ भट्ट ने इस पर सफाई दी है। हर एक बाप के पीछे बेटी तो बोझ ही है ना, शादी है ना, शादी करनी है ना, तालीम उसको देनी है, तालीम तो वो पढ़ती है ना, इस वक्त वो बीएड एमए बीएड कर रही है ना, फिर उसकी शादी करनी है, वो लेवलिटी तो है, उस पर खर्च हो जाएगा ना। आजकल आप देखिए ना बाजार कैसा है। मुझे नहीं लगा अफसोसन अगर कोई ऐसा कोई भी माँ बाप लड़की को बोझ समझे, तो ये बहुत दुख की बात है कि लड़की को बोझ समझे। It is condemnable that in the present day and age anybody would consider women to be a liability. Women are not liabilities. Women are our honor and pride and equal members of the society. और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में महिलाओं की जान पर बनाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में परिवार नियोजन ऑपरेशन के मामले में 11 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 10 से ज़्यादा महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है।
राज्य सरकार ने इस मामले में 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रमन सिंह से बातचीत करके मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है। केंद्र ने छत्तीसगढ़ सरकार से इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी है। बिलासपुर के तखतपुर में शनिवार को लगाए गए सरकारी कैंप में 83 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया। इसके बाद सभी को दवाइयां देकर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन घर पहुंचने के बाद करीब 50 महिलाओं की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। महिलाओं के रिश्तेदार ऑपरेशन के दौरान लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर के कुछ गलती कारण वो खत्म हो वैसे तो स्वच्छ रही जो है। अब तहु मन बतावा न 30 साल हो गए ऑपरेशन है खुले कोनो ला सुने रहे दूजन मरत। बिलासपुर के अस्पतालों में महिलाओं का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अस्पताल जाकर मरीजों का हाल जाना। स्वास्थ्य विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। CHMO बिलासपुर डॉक्टर भांगे और BMO तखतपुर डॉक्टर तिवारी की भी निलंबित करने की कार्रवाई आदेश जारी हुआ है और डॉक्टर RK गुप्ता जिसने ये ऑपरेशन किया उनको निलंबित ही नहीं किया गया बल्कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केस में FIR दर्ज करने का भी निर्देश जारी किए गए हैं। क्या वजह है उसके जांच के लिए 3 वरिष्ठ विशेषज्ञों की समिति बनाई है। मुख्यमंत्री ने मृतक महिलाओं के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने भी इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट मांगी है और एक कमेटी भी इसके लिए इंक्वायरी रिपोर्ट करने के लिए कमेटी भी एक ही है और उसका रिपोर्ट मिलते ही उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। पार्टी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। CPM ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा है। हम मांग करते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। वैसे तो इतने कांडों के बाद मुख्यमंत्री का इस्तीफा ही बनता है। ये निर्मम हत्या के अलावा इसको और किसी श्रेणी में नहीं डाला जा सकता और जो भी जवाबदार हैं उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। हम इसकी सख्त निंदा करते हैं और क्योंकि ये हेल्थ मिनिस्टर के अपनी कंस्टिट्यूएंसी है तो क्या मैसेज वो दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकारी ऑपरेशन शिविरों में लापरवाही बरतने का ये पहला वाकया नहीं है। 2011 में दुर्ग के बालोद में शिविर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद करीब 48 लोगों की आंखें खराब हो गई थी। 2012 में दुर्ग में 12 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब सियासी खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस तीनों ही दलों के नेताओं ने इस पद के लिए उम्मीदवार उतार दिए हैं, यानी विश्वास मत के साथ बीजेपी को ये बाधा भी पार करनी होगी। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। दोनों पार्टियों ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने हरिभाऊ बागड़े को उम्मीदवार बनाया है। शिवसेना के विजय औती ने पर्चा भरा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी और सभी मान्यवरों ने मुझे कल ही कहा था कि आज आपको अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरना है। कांग्रेस ने वर्षा गायकवाड़ को स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माणिक राव ठाकरे ने एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे से गायकवाड़ के लिए समर्थन मांगा है। उद्धव ठाकरे को ये खुद मालूम नहीं कि वो खड़े कहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं और क्या आगे करने वाले हैं। विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन यानी बुधवार को सुबह 11 बजे अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने प्रदेश के विकास के लिए मेक इन झारखंड का नारा दिया है। इससे पहले सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हर गांव को स्मार्ट गांव बनाने की बात कही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में झारखंड चुनाव के लिए पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने इसे जन घोषणा नाम दिया है। बीजेपी ने मेक इन झारखंड को तरजीह दी है और सबके विकास का वादा किया है। युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने की बात कही है।
सोमवार को जेएमएम ने घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने हर गांव को आदर्श बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने की घोषणा की है। पार्टी ने 4 लाख लोगों को नौकरी देने का ऐलान किया है। सभी पंचायतों में एक हाई स्कूल और 10 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाने का वादा भी किया है। इस मौके पर पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी है। केजरीवाल ने सवाल उठाने वाले विधायकों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता एमएस धीर ने केजरीवाल पर तानाशाही का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि नेताओं के कामकाज के मुताबिक ही टिकट दिया जाएगा। जिसकी टिकट कटती है वही कहता है डेमोक्रेसी नहीं है पार्टी में। अब हम परफॉर्मेंस के ऊपर एक असेसमेंट कर रहे हैं सबकी, और परफॉर्मेंस के बाद जो भी होगा हम बताएंगे आप। पार्टी ने 6 विधायकों का टिकट काटा था। उनमें से 2 एमएस धीर और हरीश खन्ना ने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। उनको मैंने जो मेरा फर्ज बनता था मैंने अपने नेताओं को बोल दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे से कोई संपर्क नहीं किया कि आपकी जो शिकायत है ये आई है, हमने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया है। हमारे पास कोई ऐसा नहीं आया। आंदोलन से राजनीतिक पार्टी तक के सफर में साथ रही शाजिया इल्मी भी पार्टी के रवैये पर सवाल उठा रही हैं। बहुत से लोगों में बहुत आशा थी, बहुत उनकी उम्मीदें थीं। तो जिस तरह से सारा सूरत हाल आप जानते हैं, जिस तरह से घटनाक्रम रहा, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट और मायूसी रही। तो लोग सोचते हैं कि हमने इतना भरोसा किया और भरोसे पर खरे नहीं उतरे हैं ये लोग, तो शायद वो इस बार ना मौका दें। हालांकि आम आदमी पार्टी में बगावत का ये नया मामला नहीं है। सबसे पहले पूर्व विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने पार्टी में तानाशाही का आरोप लगाया था। पार्टी के लिए विरोधी दलों के साथ साथ अंदरूनी कलह से निपटना बड़ी चुनौती है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। नौकरशाहों के विदेशी दौरों को सीमित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब मंत्रियों को भी सलाह दी है कि संसद सत्र के दौरान वो विदेशी यात्राएं न करें। उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में मंत्रियों को मौजूद रहने का निर्देश भी दिया है। संसद का शीतकालीन सत्र 24 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने की रणनीति पर चर्चा हुई। उन्होंने मंत्रियों को दोनों सदनों में नए विधायी प्रस्तावों समेत लंबित बिलों को तैयार रखने को कहा ताकि इन्हें पारित कराया जा सके। उन्होंने मंत्रियों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों को इस बारे में निर्देश देने को भी कहा। प्रधानमंत्री ने सलाह दी कि प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले सवालों का पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया जाए। उन्होंने मंत्रियों को अवकाश के दिन भी काम करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों से कहा कि वो राज्य मंत्रियों को पूरी जिम्मेदारी दें और उनसे नियमित तौर पर बैठक करें। फिलहाल राज्यसभा में 59 और लोकसभा में 8 विधेयक लंबित हैं। सरकार 30 से 35 बिलों को पारित कराने की योजना बना रही है। 1 महीने चलने वाले शीतकालीन सत्र की 22 बैठकें होंगी। इनमें से 4 दिन गैर सरकारी विधेयकों के लिए रखे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच सरकार संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने को लेकर काफी गंभीर दिख रही है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यसभा टीवी से बातचीत में कहा है कि राज्यसभा में सरकार के लिए बिल पास कराने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं है। संसदीय कार्य मंत्रालय में अपना कार्यभार संभालने के बाद राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, संसद का शीतकालीन सत्र आ रहा है, कई संवेदनशील मुद्दे हैं, मसलन ब्लैक मनी का मसला है, लैंड एक्विजिशन का मसला है, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ बिल है, काफ़ी कठिन काम सामने हैं आपके। देखिए, हमारा मानना है कि हम सबको विश्वास में लेकर के, सबको साथ में लेकर के और सकारात्मक सोच के साथ संसद का सत्र चले। जो जन सरोकार से जुड़े हुए सवाल हैं, देश से जुड़े हुए सवाल हैं, उनके मुद्दे हों, बिल हैं, तमाम तरह के और जो इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ पर हम चर्चा के लिए भी तैयार हैं और उसका समाधान करने के लिए भी तैयार हैं। लोकसभा में जो सत्ता पक्ष है उसके पास एब्सोल्यूट नंबर है और वहाँ पर विपक्ष की ये शिकायत रहती है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती है, इसलिए ज़्यादा जोर शोर के साथ विपक्ष अपनी बात राज्यसभा में कहने की कोशिश करता है। हम वहाँ पर भी उनकी बात सुनेंगे और सुनते हैं और यहाँ पर भी उनकी बात सुनते हैं। इसलिए जो है वो ठीक है, संख्या बल का तो जो सियासत है वो संख्या बल और जो लोकतंत्र है वो संख्या बल का उसका महत्वपूर्ण होता है और
निश्चित तौर से जो विपक्ष है उसकी संख्या ज़्यादा है, ये बात भी सच है। लेकिन जो देश के सरोकार से देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चाहे विपक्ष हो और चाहे सत्ता पक्ष हमेशा एक होता है, और हमारी कोशिश होगी कि हम उनको विश्वास में लेके आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। और पिछले सत्र के अनुभवों को देखते हुए सरकार ने मौजूदा नए मंत्रियों को पहले से ही संसदीय प्रक्रियाओं की तैयारी करानी शुरू कर दी है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने मंत्रियों को संसद में विधेयक पेश करने की प्रक्रिया पर बाकायदा ट्रेनिंग दी है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में पहली बार बने मंत्रियों को संसद में नए कानूनों का मसौदा पेश करने की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने नए मंत्रियों को सदन में किसी भी मामले में हस्तक्षेप की विधि और नियम भी बताए। I appraised the new ministers about the procedure to be adopted for introduction of a bill. There are 12 stages for introduction of a new bill. So those things have been explained in detail. पिछले सत्र में विपक्ष ने सरकार के पास संसद के लिए कोई खास बिजनेस नहीं होने का आरोप लगाया था। इस बार सरकार विपक्ष को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती। I have received information about more than 60 bills. Some of them are for introduction, some of that are for discussion, some of them for introduction, discussion and passage, some of them are for withdrawal. So all these things are there. सरकार को एहसास है कि पिछला सत्र सरकार का पहला सत्र था और विपक्ष के पास मुद्दे भी कुछ खास नहीं थे। इस बार विपक्ष के पास काले धन जैसा मुद्दा है जिसको लेकर सरकार को घेरा जा सकता है। इसके अलावा सरकार पर आर्थिक सुधारों से जुड़े विधेयक पास कराने का दबाव भी होगा। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और अब राज्यसभा चुनाव की बात। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव समेत 10 लोगों का राज्यसभा के लिए चुना जाना अब तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सीटों के लिए 10 लोगों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद होंगे। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 10 सीटों के लिए सिर्फ 10 लोगों का ही नामांकन सही पाया गया। इनके अलावा समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव भी निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। निर्दलीय उम्मीदवार कमर अहमद का नामांकन खारिज कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी की तंजीन फातिमा, नीरज शेखर, रवि प्रकाश वर्मा, जावेद अली खान और चंद्रपाल सिंह यादव का भी चुना जाना तय है। इनके अलावा कांग्रेस के PL पुनिया, BSP के राजाराम और वीर सिंह भी राज्यसभा सांसद बनेंगे। इनके चयन का ऐलान 13 नवंबर को किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस देश के विकास में अहम योगदान देने वाले ऐतिहासिक महापुरुषों को याद करने के लिए खुद पहल कर रही है और इसी सिलसिले में पार्टी पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगी। इसमें दुनिया भर से राजनेता शामिल होंगे, लेकिन इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया है। कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर बड़ा आयोजन करने का फैसला किया है। इसके लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में नेहरू के वैश्विक दृष्टिकोण और विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। The conference will be structured around 2 plenary sessions. The inaugural plenary will be on 17th of November at 11 AM in Vigyan Bhavan. सम्मेलन में कई देशों के पूर्व राष्ट्राध्यक्षों और 12 अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये प्रश्न कहा कि क्या प्रधानमंत्री को बुलाया, मैंने कहा जी हमने कोई निमंत्रण नहीं भेजा। ये प्रधानमंत्री जी को भी समझना चाहिए, 31 को भी याद रखें और 14 नवंबर को भी याद रखें कि जवाहरलाल नेहरू क्या थे। कांग्रेस की ओर से पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत 9 लोगों का प्रतिनिधिमंडल इसमें शिरकत करेगा। पार्टी ने इस आयोजन से जुड़ी वेबसाइट भी लॉन्च की है। इसमें पंडित नेहरू के भाषण और लेखों को शामिल किया गया है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की बात कही है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी उच्च शिक्षण संस्थानों को ग्रामीण इलाकों के विकास से जोड़ने पर जोर दिया है। आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 125वें जन्मदिन के मौके पर शिक्षा दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने शिक्षा के विकास के लिए मौलाना आज़ाद की कोशिशों और उनके योगदान की सराहना की।
If we can properly train and skill them, they will be asset. If we fail to do so, they will be liability, because it would not be easy for providing jobs and employment to them. राष्ट्रपति ने विशेष तौर से सक्षम छात्रों को तकनीकी शिक्षा के लिए सक्षम और छात्राओं के लिए प्रगति नाम की स्कॉलरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की। उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रामीण इलाकों के विकास से जोड़ने के लिए उन्नत भारत अभियान और शिक्षण संस्थानों की जानकारियों से संबंधित वेबसाइट का उद्घाटन किया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मौके पर कई घोषणाएं की। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगले एकेडमिक ईयर में इस चॉइस बेस्ड क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम को लागू करेंगी, ताकि राष्ट्र भर के हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं वो सीमलेसली एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी बिना किसी परेशानी की पढ़ाई कर सकेंगे। इससे पहले सुबह संसद के सेंट्रल हॉल में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने मौलाना आजाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए म्यांमार अपने यहाँ विशेष आर्थिक जोन बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति थान श्वे के बीच आज बातचीत में ये तय हुआ। भारत रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का म्यांमार की राजधानी नायपीताओ में शानदार स्वागत हुआ। वो आसियान और ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने नायपीताओ पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच करीब 45 मिनट बात हुई। हमारे बीच आपसी संबंधों के कई पहलुओं पर चर्चा हुई। हमने संस्कृति, वाणिज्य और यातायात के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत बनाने पर विस्तार से बात की। Interest levels in Myanmar has really increased over the past, I'd say since 2011-2012, after the process of review of sanctions took place, and that is when really our company started feeling that this is a country in which we should be looking at with greater interest. So all said and done, this is a relationship which is on the up, and we hope to be able to make a lot of progress over the next few months. दोनों देशों ने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए अहम फैसले लिए। भारतीय उद्योगपतियों को राष्ट्रपति श्वे ने सुविधाएं देने की बात स्वीकार की। प्रधानमंत्री ने निवेश और रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने का भरोसा दिलाया। Bilateral trade is well below potential. In fact, this was also raised by President Thein Sein and Prime Minister. Both felt, given that we are neighbors, bilateral trade, which is approximately 2 billion, is too low. There is potential for growing. म्यांमार से बेहतर रिश्ते उत्तर पूर्वी राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों पर भी नियंत्रण में मदद कर सकते हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।